हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी परीक्षा जो 2016 का फॉर्म है जो कि हुआ था 8 मार्च 2019 को, तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे और इसकी व्याख्या भी यहाँ पर दी गई होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जनवली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। तो यहाँ पर किसने? तो यहाँ पर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा जी ने जो है इनके ऊपर क्या है आक्रमण कर दिया था। तो व्याख्या देखते हैं। इंडिया हाउस के सदस्य थे ये कौन? मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार विलियम कर्जनवली को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया। इस हत्याकांड के बाद सावरकर को गिरफ्तार कर नासिक षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाने के लिए भारत भेजा गया। इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य वीडी सावरकर, हरदयाल, मदनलाल ढींगरा थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सत्र में 1916 में पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्वीकृति से कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग को रियायत दी थी? तो हमारा आंसर होगा लखनऊ। व्याख्या देखते हैं। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचन मंडल की जो मांग थी औपचारिक रूप से क्या कर ली थी? स्वीकार कर ली थी, और बाद में जो कि हमारे लिए क्या है भूल सिद्ध हुई। लखनऊ समझौते के अंतर्गत तैयार 19 सूत्रीय विज्ञापन पत्र में ब्रिटिश सरकार से भारत को अविलंब स्वशासन प्रदान करने, प्रांतीय विधान परिषदों और गवर्नर जनरल की विधान परिषद का विस्तार करने तथा उनमें अधिक निर्वाचित सदस्यों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई थी। अब यहाँ पर सही क्रम में लगाना है कि कब कौन सा हुआ था। तो यहाँ पर सबसे सही जो है, सबसे पहले इल्बर्ट हुआ था, फिर उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1919, और फिर उसके बाद जो है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर रॉलेट एक्ट, और फिर सबसे लास्ट में जो है वो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था जो 1931 में। तो यहाँ पर जो है व्याख्या देखते हैं। 17 मार्च 1919 को केंद्रीय विधान परिषद में पास हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट या रॉलेट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट को भारतीय जनता ने काला कानून कहकर आलोचना की, और 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी व वायसराय इरविन के मध्य एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा गया। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में हुआ था, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ। इल्बर्ट बिल जो है 1883 ईस्वी में को पारित हुआ था। अतः सही क्रम जो है इल्बर्ट बिल, मार्ले मिंटो सुधार, रॉलेट एक्ट और गांधी इरविन पैक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों में प्रतिनिधि थे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कौन सा? मोहम्मद इकबाल। यही गुरु थे जिन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला। तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन था वो 17 नवंबर से 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। इन दोनों सम्मेलन में उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने भाग लिया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का अंग्रेज ने बहिष्कार किया, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण ये विफल रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पर ग्रेशियन जो है ये नहीं जुड़ा है। बाकी यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। ग्रेशियन प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मोस्टेरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचुलियन भी है। ओल्डोवाम भी उपकरण
हैं और ये ग्रेशियन जो है ये यहाँ पर उपकरण नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं जुड़ा है तो ग्रेशियन हो जाएगा। ऋग्वेद संहिता में जो ऋचाएं हैं को निर्देशित करती हैं, 1/4 जो है ऋचाएं, या 1/4 है, या हाँ 1/4 जो है ऋचाएं को निर्देशित करती हैं। क्या निर्देशित करती हैं? तो ये इंद्र को करती हैं। किसको करती हैं? इंद्र को करती है, तो हमारा आंसर इंद्र हो जाएगा। इंद्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद में 270 बार हुआ है, मतलब ऋग्वेद का जो प्रमुख देवता जो था वो इंद्र दुर्गों को तोड़ने वाला था, अर्थात संहिता के लगभग 1/4 मतलब 1/4 ही है। ठीक है, 1/4 भाग में अकेले इंद्र का उल्लेख है। इंद्र ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे प्रधान देवता है, जिसे पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला व युद्ध के नेता के रूप में चित्रित किया गया है तथा प्राकृतिक रूप से वर्षा का देवता भी माना गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना जो है वो नहीं है? तो यहाँ पर इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत की आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीति और खारवेल का हाथी गुफा। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, चतुर्थ बौद्ध घटना जो है भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। कनिष्क का जो शासनकाल है 78 लगभग माना जाता है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक था, इसी के काल में बौद्ध संगीति का आयोजन ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना 183 ईसा पूर्व के लगभग हुई थी। भारतीय सीमा में प्रवेश करने का श्रेय जो है ड्रेमेटियस को खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख जो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है और विक्रम संवत का आरंभ जो है 57 ईसा पूर्व से में हुआ था। और यहाँ पर क्या है, भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति। आगे है, जैन धर्म में एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना परिणत हुई, तो किस जगह परिणत हुई थी? तो यहाँ पर आंसर नहीं है। चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सभा का आयोजन मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजक श्वेतांबर दिगंबर नामक दो संप्रदाय में हुआ था। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए, अतः यह सही है, पाटलिपुत्र होगा, जबकि आयोग ने विकल्प बी अर्थात वल्लभी को सही माना है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आयोग उत्तर प्रदेश का जो है उसने बी को सही माना है। आगे है, केवल एक ही शिलालेख जिसमें अशोक ने कारारोपण के बारे में बात की, इनमें से कौन सा वह शिलालेख है? तो रुमनदेई स्तंभ लेख शिलालेख जो है, रुमनदेई स्तंभ लेख में अशोक के कारारोपण का उल्लेख है। यह शिलालेख नेपाल की तराई में स्थित है। इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष यहाँ आया था। उसने यहाँ धार्मिक कर बलि को माफ कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया था। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो कभी आर्थिक अभिलेख अशोक का कौन सा है? तो रुमनदेई ही हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सालोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति दी थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। श्रीलंका के बौद्ध राज्य मेघवर्मन को बोध गया में बिहार बनाने की अनुमति समुद्रगुप्त ने दिया था। उनकी विजयों के कारण विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतक और विद्या का संरक्षक था। उसने सिक्कों पर उसे बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन, फतवा ए आलमगीरी के नाम से इस्लामिक कानूनों का पूर्ण रूप से वर्णन मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस शासक की आज्ञा से लिपिबद्ध हुआ था? तो ये औरंगजेब होगा। आंसर देखते हैं यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन बिल्कुल औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधि वेताओं के एक दल द्वारा तैयार किया गया था। यह कृति मुस्लिम कानूनों का अत्यंत प्रमाणिक एवं विस्तृत सात संग्रह माना जाता है। अगला है, इब्न बतूता प्रसिद्ध मुस्लिम अन्वेषक जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, वह किस देश से था? तो वो आया था
मोरक्को का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में 1333 में एक अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता। इब्न बतूता मूल रूप से अफ्रीकी देश मोरक्को का निवासी था। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया। तो कभी एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा एक अन्वेषक था मुस्लिम जिसको काजी का पद भी मिला था, तो आंसर हमारा होगा इब्न बतूता। 1349 में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में भी गया था। इस यात्री ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं में अपनी पुस्तक क्या है रहला में वर्णन किया था। और ये रहला जो है जब वो मोरक्को वापस गया तब उसने ये रहला लिखी थी। अगला निम्नलिखित में से किसने 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों द्वारा कारखाना स्थापित करने के लिए फरमान जारी करने हेतु अंग्रेजों जहांगीर को प्रभावित किया था? तो आंसर हमारा अंग्रेजों द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 6 फरवरी 1913 में जारी एक शाही फरमान जो कि जहांगीर की तरफ से हुआ था, अंग्रेजों को सूरत की व्यापारिक कोठी स्थापित करने तथा मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति प्राप्त हो गई थी। जहांगीर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अंग्रेज द्वारा पुर्तगालियों के नौसैनिक स्क्वाड्रन की हार से प्रभावित था। थॉमस एल्बर्ट के अधीन सूरत में ब्रिटिश व्यापारी कोठी खोलने की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, महान मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने वंश को किस किस से जोड़ा था? तो बाबर जो हैं पिता के वंश से तैमूर और माता के वंश से चंगेज खान के नाम से उन्होंने जोड़ा था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को मावरा उन्नहर यानी ट्रांस आक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा जो फरगना की जागीर का मालिक था तथा उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। बाबर अपने पिता पक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृ पक्ष से चंगेज खां का 14वां वंशज था। इस प्रकार उसमें तुर्कों एवं मंगोलों के रक्त का सम्मिश्रण था। अगला क्वेश्चन है, फिरोज खान तुगलक के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर युद्ध के दौरान लूट के 4 का 1/6 थी? तो ये हो जाएगा खम्स, बी ऑप्शन सही है। फिरोज तुगलक ने खम्स जो है युद्ध के दौरान लूट का माल 1/6 कर दिया था। फिरोज तुगलक ने 23 प्रचलित करों को समाप्त करके इस्लामिक शरीयत कानून द्वारा अनुमानित प्राप्त केवल 4 करों खराज, जकात, जजिया, खम्स को आरोपित किया। फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। सिंचाई कर हब ए शर्ब लेने वाला जो है फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था। सिंचाई कर कृषि उपज का 10% था। अगला है अष्टप्रधान जो शिवाजी के मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी थे? तो आंसर हमारा ए मुरक्को त्रिम्बक पिंगले जो थे वही थे। अष्टप्रधान जो शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रशासन में सहायता करते थे के संदर्भ में केंद्रीय प्रशासन के प्रभारी मोरो त्रियंबक पिंगले थे। ये मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशावर थे। शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था अधिकांशतः दक्षिण राज्यों और मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था से प्रभावित थी। शासन का वास्तविक संचालन 8 मंत्री करते थे जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था और राजा की इच्छा है कि उनके परामर्श को माने या ना माने। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर
को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजा गया था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बिल्कुल नासिक षड्यंत्र केस में भेजा गया था। और जब हम अंडमान निकोबार जो भी जाएंगे तो वहां पर उनको जो जेल बनी है, जेल जो है वो इस तरह से बनी हुई है। तो आप वहां पर उनका कमरा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो रहे होंगे उस छोटे से कमरे में। तो ये था नासिक षड्यंत्र केस में वहां पर गए थे, वहां से भागे भी थे, लेकिन फिर भी वो वहां से और जो भी है वो सारी घटना है वहां जब जाते हैं अंडमान निकोबार, तो तब वहां पर ये उनकी कहानी सुनाई जाती है। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र के क्रांतिकारी संघों में प्रथम स्थान पर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित अभिनव भारत समाज का था। बीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस के तहत बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल यानी काला पानी में आजीवन भेज देने की सजा दी गई थी। अब काला पानी इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जेल जो है जहां बनी है उसके चारों तरफ समुद्र है, तो यहाँ से भागने का और फिर यहाँ से पार जाने का कोई वहां पे चांस नहीं था, इसलिए इसको काला पानी की सजा कहा जाता था। अगला, CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का दलों में विभाजन हो गया तथा प्रतिक्रिया दल में क्या कार्य हुआ था, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करके हिंदू हितों की रक्षा, तो यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। CR दास द्वारा और पंडित मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना की। और 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु के बाद स्वराज दल की शक्ति क्षीण होने लगी। पार्टी में सांप्रदायिक भावनाओं तथा सरकार के साथ सहयोग करने वाली संख्या में वृद्धि होने लगी। प्रत्युत्तर गुट हिंदू हितों की रक्षा के लिए सरकार का सहयोग करने लगी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी? तो आंसर बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबलता से वकालत की थी। 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में आने से पूर्व ही नरेंद्र नाथ का नाम बदलकर महाराज खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रखा था। सामाजिक कानूनों को उसे पराजित किए गए वर्षों के साथ मिलान करना है, तो यहाँ पर मिलान देखते हैं, सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पर मिलान कर लेते हैं। यहाँ पर पहला जो है सती उन्मूलन किया गया था 1930-29 में, और फिर विधवा पुनर्विवाह किया गया था, तो हो जाएगा 1856 में। कन्या भ्रूण हत्या निषेध किया गया था 1843 में। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1804 में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 से 30, विधवा पुनर्विवाह 1856, कन्या भ्रूण हत्या जो है 1804 और दास प्रथा का उन्मूलन 1843। अगला है, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन पाए गए हैं? तो यहाँ पर बुर्ज होम, मतलब गड्ढे बनाकर घर जो रहते थे, तो बुर्ज होम में और रंगपुर में मिले हैं। गड्ढे बनाकर घर में, मतलब नीचे खोद के और फिर उसमें घर ऊपर से ढांक के रहते थे। तो नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश टोंस नदी में सर्वप्रथम 1860 में लेन मैसूनियर ने प्राप्त किया। नवपाषाण कालीन स्थल जो है बुर्ज होम और गुफकराल जो कश्मीर प्रांत में है से अनेक गर्तावास यानी गड्ढा घर, मृद भांड तथा हड्डी के कई औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू कुत्तों को मालिक के साथ दफनाया
जाता था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रणालीगत व्याख्या देता है? तो पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या छंदोग उपनिषद देता है। कुल संख्या 108 है किसकी? उपनिषदों की, किंतु कुछ 12 जो है प्रमाणिक उपनिषद है, जैसे प्रसिद्ध ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मंडूक, तैतरीय, ऐतरेय, छांदोग, कौशितकीय, बृहदारण्यक। इसमें जो है गार्गी का संवाद है, श्वेतेश्वर आदि। छंदोग उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत का प्रमाण मिलता है। छंदोग उपनिषद यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है, तो यजुर्वेद का ही छंदोग उपनिषद है। भारत राष्ट्रीय आदर्श वाक् जो सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट है आगे। निष्क जो है, निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? तो बिल्कुल वैदिक काल में था। वैदिक काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में निष्क का प्रयोग किया जाता था। हिरण और सुवर्ण शब्द का प्रयोग सोने के लिए किया जाता था। निष्क सोने का आभूषण था। निष्क को ऋग्वैदिक काल में एक आभूषण था। उत्तर वैदिक काल में यह एक मुद्रा के रूप में प्रचलित था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? तो कौन सा कार्य करते थे? तो यहाँ पर हो जाएगा न्यायिक, हाँ न्यायिक कार्य यहाँ पर सही है। अशोक द्वारा जो रज्जुक होते थे न्यायिक कार्य निष्पादित मतलब कार्य करते थे, न्याय देने का। अशोक के स्तंभ जो है तीसरा 7वें में युक्त है, और रज्जुक व प्रादेशिक नामक अधिकारियों की नियुक्ति यहाँ पर उल्लेख है किसमें? तीसरे और 7वें में। आगे है प्रशस्ति का अर्थ क्या है? प्रशस्ति का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा राजा की स्तुति करना। प्रशस्ति का अर्थ है राजा की स्तुति करना। प्रशस्ति में राजा के द्वारा दिए गए महान कार्यों का उल्लेख होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग में नहीं है? तो एलोरा राष्ट्रकूट सही है। महाबलीपुरम पल्लम ये भी सही है। खजुराहो और चंदेल तो ये भी सही है। डी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ की व्याख्या देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मौर्योत्तर काल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये क्या है? एलिफेंटा की जो है वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में है। चंदेलों से संबंधित है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन वाक्य असत्य है? मतलब यहाँ पे गलत बताना है। तो सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। हरिहर प्रथम ने दक्षिण के विजयनगर राजवंश की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। बलबन ने कुतुब मीनार, ये वाला गलत है, सी वाला, क्योंकि बलबन ने निर्माण पूर्ण करवाया था, ऐसा नहीं है। इल्तुतमिश ने करवाया था, फिर बिजली गिर गई, फिर फिरोजशाह तुगलक ने करवाया, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्याख्या देखते, कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में हुआ था। इसका निर्माण ऐबक ने शुरू करवाया था। उसकी योजना 225 फीट ऊंची और 4 मंजिला इमारत बनाने की थी, किंतु ऐबक के समय एक ही मंजिल बन पाई। 3 मंजिल का निर्माण जो है इल्तुतमिश के समय पूरा हुआ। फिरोज तुगलक के समय इसकी 4थी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। उसने इसके स्थान पर 2 और मंजिला का निर्माण करवाया। इस प्रकार जो है कुतुब मीनार के निर्माण में बलबन का कोई योगदान नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे मुगल शासकों के काल में के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किए गए? तो काजी उल कजात जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। काजी उल कजात को मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद नियुक्त किया गया था। मुख्य काजी को सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त होते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिसके आधार पर मुख्य काजी निर्णय देता था। अगला है, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाया और रजनीनामा नाम दिया था? तो आंसर बिल्कुल अकबर होगा। अकबर यहाँ पर सही आंसर हो गया। आगे है, व्याख्या देख लेते। मुगल बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवाद करवाया, रजनीनामा नाम दिया। अकबर ने फैजी, किसने करवाया था? फैजी के अधीन एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। अकबर के काल में अन्य प्रमुख अनुवादित ग्रंथ निम्न है। ज्योतिष ग्रंथ तज्जक का अनुवाद
जहां ए जफर ने किया था। सिंहासन बत्तीसी का नाम रखा गया था नामा ए खिरात अफजा, और कथा सरित सागर का अनुवाद किया था बहर अल असमार नाम से। और पंचतंत्र का इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्या है, पूछता है कि पंचतंत्र का अनुवाद करके क्या नाम रखा था, अनवर ए सुलेही। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की निम्नलिखित में से किस इमारत की डिजाइन और वास्तुकला में उस्ताद ईशा संबंधित है? तो आंसर हमारा बिल्कुल ताजमहल हो जाएगा। उस्ताद ईशा जो हैं वो इसमें शामिल थे। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है, जहां शाहजहां कालीन वास्तुकला का चरमोत्कर्ष आगरे में यमुना नदी के तट पर स्थित अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल का मकबरा था। इसका मुख्य स्थापत्य उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिससे शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि धारण की। इसका प्रधान मिस्त्री था निर्माता उस्ताद ईसा खान। अगला क्वेश्चन है, मकबरों की अष्टभुजाकार आकृति मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस वंश की विशेषता है? तो यहाँ बिल्कुल लोधी काल से है। अष्टभुजाकार आकृति मध्य भारत में लोधी विशेषता थी। लोधी वंश को क्या कहते थे? मकबरों का काल भी कहा जाता था। लोधी काल में मकबरों को दो भागों अष्टभुजाकारी और चतुर्भुजाकारी मकबरों में बांटा जा सकता है। प्रथम अष्टभुजाकार मकबर दिल्ली में स्थित खान ए तेलंगानी का मकबरा है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली शुरुआत हुई, जिसमें एक गुम्बद के स्थान पर दो गुम्बद निर्माण हुई। किसमें? सिकंदर लोदी के समय में, मतलब दो गुम्बद बनाए गए एक ही गुम्बद के ऊपर। उल्लेखनीय है कि सिकंदर लोदी का मकबरा भारत में निर्मित पहली इमारत थी जिसमें दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया था। अगला 3 फरवरी 1882 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने जन निवेश के मौजूदा प्रणाली की कार्यशैली की जांच एवं उनके लोकप्रिय आधार पर विस्तार के लिए एक भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग का अध्यक्ष? डब्ल्यू हंटर जो है इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रिपन 1888 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। इसका उद्देश्य जो है 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने, प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि शिक्षा स्थानीय भाषा उपयोगी विषयों में हो। इसका निर्णय नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाता था। अगला, सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा 24 सितंबर 1873 को किया गया था। यह आंदोलन दलितों और निम्न जाति के लोगों के कल्याण के लिए चलाया गया था। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी 1872 सार्वजनिक सत्य धर्म व सत्यशोधक समाज संगठन द्वारा निम्न जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथ से सुरक्षित दिलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा कौन था? तो आंसर हेनरी विवियन डेरोजिए था। यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक हिंदू कॉलेज के एंग्लो इंडियन शिक्षक हेनरी विवियन डेरोजिए, जो 1809 से 31 के समय थे। 1828 में स्थापित यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयत मतलब किसान, रैयत मतलब होता है किसानों को सुरक्षा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हेतु आवाज उठाना। विवियन डेरोजियो फ्रांस की क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। अगला, स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। ये दादा भाई नारोजी द्वारा, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाए कलकत्ता सत्र 1906 जो है वो यहाँ पर सही हो जाता है। 1906 में घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नारोजी ने स्वराज
को भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य घोषित किया। इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा व शासन से जुड़े प्रस्ताव पारित हुए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? तो बिल्कुल तांबा यहाँ पर प्रथम धातु थी। सर्वप्रथम जिस धातु के औजारों का प्रयोग किया गया वह तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम जो है 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था। तांबे के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबे की खोज हो जाने से इस काल को ताम्र पाषाण काल कहा गया। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? तो यहाँ पर धौलावीरा हो जाएगा, धौलावीरा। तो यहाँ पर देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धौलावीरा नामक प्राचीन स्थल से पाई गई है। धौलावीरा जो है गुजरात कच्छ में अवस्थित है। इसकी खोज R.S. विष्ट ने की थी। धौलावीरा वर्तमान में खोजे गए हड़प्पा कालीन विशालतम नगरों में से एक है। ये 3 भागों में विभाजित है। तो सारे के सारे जो है 2 भागों में विभाजित किए गए थे नगर, लेकिन जो है ये जो है 3 भागों में विभाजित है। कौन सा? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय लेखों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी 2 नदियों के बीच भूमि जो है ब्रह्मवत्र कहलाती थी? तो सरस्वती और द्वादशी नदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर मनुस्मृति में द्वादशी और सरस्वती के मध्य का क्षेत्र जो है ब्रह्मवत्र कहा गया। द्वादशी की पहचान राजस्थान में हकरा नदी से की जाती है। द्वती सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है जो राजस्थान में बहती थी। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी थी। इसे नदियों में श्रेष्ठ अर्थात नदीनतम कहा गया है। गंगा व यमुना का क्षेत्र जो है ब्रह्माशी देश कहा गया। तो कभी ब्रह्माशी देश पूछा जाए तो गंगा और यमुना का देश कहा जाएगा, गंगा और यमुना के बीच के। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो कर्मकांडी वेद हमारा कौन सा हो जाएगा? यजुर्वेद कर्मकांडी है। इसमें विभिन्न यज्ञों के संबंधित अनुष्ठान एवं विधियों का उल्लेख है। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में रचित है। यजुर्वेद में कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता था। ऋग्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुल्क और कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद को वाद संहिता भी कहा जाता है और शुल्क यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ व कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण जो है तैत्तिरीय है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कलाशाला में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? तो कौन सा? लाल बलुआ पत्थर बिल्कुल होता था। ईसा की प्रथम शताब्दी के आसपास विकसित मथुरा कला जो है मूर्ति कला के लिए लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। और ये कब तक चला? मुगल काल तक लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता था। निम्नलिखित पर विचार करना। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशील विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशील विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश द्वारा नष्ट किए गए थे। तो यहाँ पर केवल एक सही है और 2 जो है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। गुप्त काल वंश के द्वारा कुमार गुप्त के समय में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड और महायान बौद्ध कहा जाता है। पाल वंश के संस्थापक गोपाल के बाद इसका पुत्र जो है धर्मपाल बंगाल का शासक बना। इसे उत्तरपद स्वामी कहा जाता। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। इसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया। उसने एक बिहार में विक्रमशिला, तो अगर पूछा जाए नालंदा बनाया था कुमार गुप्त ने, और जो विक्रमशिला है वो एक धर्मपाल ने। ठीक है, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। तो यहाँ पर जो है नालंदा विश्वविद्यालय दोनों पाल, तो दोनों पाल नहीं होगा। नालंदा जो है नालंदा हो गया। कुमार गुप्त, तो एक तो गुप्त से है, तो यहाँ पर ये वाला हो ना तो 1 ना तो 2,
तो खैर यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर सही बताया गया है, क्योंकि पहला जो है नालंदा वो तो कुमारगुप्त ने बनाया गया है, और दूसरा धर्मपाल, पाल वंश, तो दोनों ही अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय खिलजी द्वारा नष्ट नहीं किए थे, बल्कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी द्वारा लगभग 2002 में नष्ट किए गए थे। अतः एक सत्य यहाँ पे बताए गए, वरना डी ऑप्शन सत्य है। ना तो एक सही है ना तो दो, क्योंकि दोनों जो है पाल वंश के नहीं है, एक तो गुप्ता वंश के उसने बनवाया था। आगे है, अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? तो सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली ने मुगल शासक मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम 1748 में भारत पर आक्रमण किया, और अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें जो है मराठों की हार हुई थी। अगला है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन नहीं है, गलत हो गया, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला, निम्नलिखित में से किसके लिए शेरशाह सूरी को नहीं जाना जाता है? तो सी ऑप्शन, नहरों द्वारा सिंचाई प्रणाली शुरू करने के लिए नहीं जाना जाता है। इसकी जो है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। शेरशाह सूरी प्रथम शासक था जिसने पहली बार रुपया को शुरू किया, जो लगभग 20वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग होता रहा। नागरिक प्रशासन की प्रणाली का संगठन भी शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। अगला, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग? तो जहांगीर ने बनाया था। जहांगीर ने कश्मीर में प्रसिद्ध शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी थी। उसी ने शेख सलीम चिश्ती के मकबरे में लाल बलुआ पत्थर के स्थान पर संगमरमर लगवाया था। जहांगीर ने वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला को अधिक प्रश्रय दिया, फलस्वरूप उसके समय में बहुत कम इमारतों का निर्माण हुआ। जहांगीर के समय सबसे उल्लेखनीय इमारत है ईद-ए-दौला का मकबरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोपखाने का प्रयोग किया गया था? तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तोपखाना कुशल सेनापतित्व था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उज्बेकों की तुगलमा पद्धति तथा तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जिसके दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह छोड़कर उसमें तोपों को रखकर चलाने की उस्मानी विधि कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपखानों की वजह से बाबर जीत जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? 1556 में तो बिल्कुल हेमू था हिंदू शासक। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। अब ये हेमू और एक तरफ था अकबर। मोहम्मद आदिल शाह व वजीर का सेनापति के मध्य इसके पूर्व हेमू ने दिल्ली पर अधिकार एवं स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की पराजय हुई और फिर वो मर गए। यहाँ पे आगे है, बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 में हुई। उसे आगरा के आरामशाह में दफनाया गया। बाद में शेरशाह के शासन के दौरान उनके शरीर को निम्नलिखित में से किस, तो यहाँ पर हो जाएगा काबुल में दफनाया गया। उनके शरीर को 26 दिसंबर 1518 में बाबर की मृत्यु हो गई। फिर उसको आगरा में नूर अफगान, जिसका आधुनिक नाम जो है आराम बाग में दफनाया गया, परंतु बाद में उसको काबुल में उसी के द्वारा चुने स्थान पर दफनाया गया था। ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? शीर्ष, तो प्रीवी काउंसिल 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। सर एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य चैम्बर लिमेस्टर एवं हाइट्स को न्यायाधीश बनाया गया। यह अभिलेख न्यायालय था। इसके विरुद्ध जो है अपील जो प्रीवी काउंसिल में होती थी। इस प्रकार ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय प्रीवी काउंसिल था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल अकबर सेकंड
की ओर से पैरवी करने बादशाह के राजदूत के साथ इंग्लैंड गए थे। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो है ऑप्शन में वो गए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर द्वितीय अंग्रेजों के संरक्षण में बादशाह बनने वाला प्रथम मुगल शासक था। उसने अपनी पेंशन प्राप्त करने हेतु दूत के रूप में राजा राम मोहन राय राजा की उपाधि देकर ब्रिटेन भेजा। इसके समय बादशाहत केवल लाल किले में ही सिमटकर रह गई थी और 1837 में अकबर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला तो होगा फिर सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। आयरन लेडी के नाम से जानी जाती थी श्रीमती एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने 28 और 29 दिसंबर को 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। उन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। जन साधारण हेतु उन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। एनी बेसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव भी रखी थी। अगला है, गदर का आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो गदर आंदोलन का शुरू होना कामागाटा मारू प्रकरण। तो ये क्या था? कामागाटा मारू प्रकरण कनाडा में भारतीयों के प्रवेश से संबंधित विवाद था। इसी से गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। कनाडा ने ऐसे भारतीयों को अपने यहाँ प्रवेश से वर्जित कर दिया जो सीधे भारत से नहीं आते थे। कनाडा सरकार का यह कानून इसलिए भी अधिक कठोर माना गया क्योंकि उन दिनों ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे सीधे कनाडा पहुंच सके। अगला, प्राचीन भारत में जोरवे संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थान पर ही नामित हुई? तो महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति जो है संबंधित है। जोरवे बस्तियों में से एक तरह का निवासगत अधिकतम ऊंचा नीचा क्रम दिखाई देता है जहां पर दो स्तरीय निवास का अभ्यास मिलता है। जोरवे पश्चिमी महाराष्ट्र में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया। सिंधु मतलब वहां का जो लैंग्वेज है उसकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई, द्विभाषा लेखों की अनुपस्थिति। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है। भाषा भी नहीं है उनके, अभिलेख छोटी लंबाई में है और द्विभाषा अभिलेखों की अनुपस्थिति है। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपयुक्त सभी कथन जो है सत्य हैं, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तमसो ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद से लिया गया है? तो बिल्कुल बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद से तमसो ज्योतिर्गमय और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो का उल्लेख है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद का भी उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा अशोक के स्तंभ। अशोक के शिलालेखों पर बौद्ध धर्म के विस्तार का प्रथम मूर्त साक्ष्य माना जाता है। अभी राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना? पुष्यमित्र शुंग के बाद जो है अग्निमित्र जो है यहाँ पर सेना बनते हैं। और ये जो शुंग वंश की स्थापना कब हुई? तो मौर्य शासन के मौर्य साम्राज्य के बाद सेनापति हुआ करते थे पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या कर दी और फिर ये क्या हो गए, गद्दी पर बैठ गए और नए राजवंश की शुंग वंश की स्थापना की। कट्टर ब्राह्मणवादी था। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र जो है अग्निमित्र शासक बना। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा गुप्त युग। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त काल की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं। कला एवं साहित्य के विकास में की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल में
चित्रकला का विकास हुआ। इस काल के चित्रों के अवशेषों को बाघ की गुफाओं, अजंता की गुफाओं तथा बादामी की गुफाओं में देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलुक वंश का था? तो मामलुक वंश का जो शासक था वो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। सल्तनत कालीन बलबन जो है मामलुक वंश से संबंधित था। 1906 से 1206 होगा, 1906 भी नहीं, तो ये गलत है यहाँ पे। 1206 से लेकर 1290 तक दिल्ली में शासन करने वाले सुल्तान 3 अलग राजवंश से थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुतुबी, इल्तुतमिश शमसी और बलबनी बंद की स्थापना की। आरंभ में इसे दास प्रथा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस वंश के प्रथम शासक जो है कुतुबुद्दीन दास थे। बाद में इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक शासक कहा है। आगे है, निम्नलिखित में से किसे दक्कन क्षेत्र में गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? तो मलिक अंबर यहाँ पर सही है, शिवाजी नहीं। मलिक अंबर ही है, शिवाजी नहीं है। दक्षिण क्षेत्र में गुरिल्ला पद्धति का प्रणेता मलिक अंबर था। सर्वप्रथम इस नीति का सफल प्रयोग छत्रपति शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध किया था। आगे निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर-ए-सानी कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी थे, जिनको क्या है विश्व विजेता बनने का सपना सजोए बैठे हुए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने विश्व का सुल्तान या पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसे नामों से विभूषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था को ब्रिटिश भारत में कुछ भागों में शुरू की गई थी। कृषि भूमि के कृषकों से राजस्व एकत्र करने की 2 प्रमुख प्रणालियों में से एक थी। यह मूल रूप से किस पर आधारित थी? तो आंसर हो जाना चाहिए हमारा शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी मूल रूप से रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। इसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क कर लगान वसूल किया जाता था। ब्रिटिश काल में यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और पूर्व में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि शामिल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सूफी संत को चिराग-ए-देहलवी कहा गया है? तो बिल्कुल शेख नसरुद्दीन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएंगे। सूफी संत जो है शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग-ए-देहलवी के नाम से जाना जाता है। निजामुद्दीन औलिया की शिष्य थे। इन्होंने तौहीद-ए-वजूदी की रचना की। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में की थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत